भारत के मूल निवासियों के संबंध में हम विमर्श कर रहे हैं। इस विमर्श के पहले एपिसोड में आपने इसका पूर्व पक्ष देखा, जाना और हमारे साथ आज फिर उपलब्ध हैं आदरणीय श्री दीपक द्विवेदी जी। दीपक जी, आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद जी। दीपक जी, हमने पूर्व पक्ष में काफ़ी सारी प्रारंभिक चर्चा की है। उसके आगे अब हम अपने श्रोताओं को और क्या दे सकते हैं जानकारी? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्वयं श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए जी। जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबरी से जुड़ सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ फिर बाकी लोग ये भेदभाव किस भाव से कर रहे हैं, उनके भीतर कौन सा अहम है जो ये अंतर पैदा कर रहे हैं। राम को अगर पूजते हैं, राम को अगर मानते हैं, जब राम जनजाति के साथ जुड़ सकते हैं तो आप हम सब क्यों नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल, वो हमारी आत्मा है और उससे जुड़ना देश के हित के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न उठता है कि आज जनजाति समाज के साथ भी बड़ा संकट पैदा हो गया है। क्योंकि जनजाति समाज अगर हम देखें तो वो संस्कृति की बात करें, भाषा की बात करें, रीति रिवाज की बात करें तो वो भारतीय परंपराओं से जुड़ा है, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। हिंदू का आशय सब लोग समझदार हैं कि हिंदू एक भौगोलिक शब्द है जी। तो हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन जिस तेजी से उनका धर्मांतरण हो रहा है और जो सांस्कृतिक संक्रमण के दौर में और सांस्कृतिक विरोध के दौर में पहुंच रहे हैं, आज उनकी पहचान खुद संकट में आ गई। जो उन्हें मूल निवासी कहते थे, जो औपनिवेशिक इतिहासकार उन्हें मूल निवासी कहते थे, वो स्वयं उनके धर्मांतरण पर तुले हुए हैं और उनका मूल ही नष्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में किस तरह तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। आज वहां की डेमोग्राफी बदल गई है और न केवल डेमोग्राफी बदली है वरन उस बदली हुई डेमोग्राफी ने आदिवासी समुदाय के बीच सांस्कृतिक संघर्ष पैदा कर दिया है। और ये सांस्कृतिक संघर्ष इतना गंभीर रूप धारण कर लिया है कि ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्र भारत से कट ना जाए, अलग ना हो जाए। ये बड़ी एक समस्या पैदा हो गई है। जबकि चाहे हम संथाल की बात कर लें, गौड़, भील, किसी की बात करें, ये भारत से जुड़े हुए हैं। स्वयं संविधान सभा की बहस में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कांग्रेस के काफी ताकतवर नेता रहे हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये आदिवासी शब्द ठीक नहीं है। उन्होंने आदिवासी जिले जिले में अलग अलग है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रिवाज है, अलग अलग संस्कृति है, आपस में कुछ भी समान नहीं है। स्वाभाविक भी है, इसलिए उन्हें आदिवासी कहना अनुचित होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी के मुंशी की बात का समर्थन किया जी, और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने संविधान में जनजाति शब्द का और आर्टिकल 366 में उन्होंने इसी का प्रयोग किया गया। इवन एससी वर्ग में केवल उन्हें ही एससी माना गया जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। अगर कोई अपना धर्म अलग लिखता है इन सब के अलावा तो वो एससी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति ये हर प्रदेश में अलग अलग है ना कानून इस मुद्दे पर। नहीं, कानून नहीं, इस मुद्दे पर लिस्ट अलग अलग हो सकती है एससी एसटी की। एसटी के लिए धर्म आधार नहीं है, पर एससी के लिए क्या किया गया है कि जो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, वही एससी है। अगर आपने ईसाई लिख दिया या पारसी लिख दिया या मुस्लिम लिख दिया तो आपको एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा। एससी के साथ ये मान्यता है। और दूसरा, अगर हम भारत में देखें तो मिजोरम में 94% एसटी रहते हैं, पर वो उसमें से अधिकांश भाग में धर्मांतरण तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करें कि मैतेई की बात करें तो वो भी वैष्णव है। तो जनजाति परंपराएं जो है वो बहुआयामी संस्कृति को मानती है और उन पर स्थानीय संस्कृति का जोर है। बिल्कुल। हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि वो अलग हैं और हम अलग हैं, जिस तरह से किया जा रहा है वास्तव में हम उन पर निर्भर हैं। चाहे जैसे वनोपज हुआ और उससे हमको अगर कुछ और जो पहचान है, पहले तो प्राचीन काल में जो इलाज भी होता था जड़ी बूटियों से, तो इसके विशेषज्ञ थे।
हमारी संस्कृति के हिस्से थे, हैं, अभी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम डिफ्रेंशिएट हम लोग क्यों करने लगे हम हैं? नहीं करते कभी भी। आप इतिहास में बता दीजिए कि आप कह सकते हैं कि एससी वर्ग के साथ भेदभाव के उदाहरण मिलते हैं जी। एसटी वर्ग के साथ भेदभाव का पूरे इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जनजाति समाज के साथ कोई भेदभाव हुआ हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है। एससी वर्ग के उदाहरण आप दे सकते हैं। और जनजातियों की बात करें तो केरल है कि जनजाति मन्नान जनजाति, तो अपने आप को कहते हैं हम चेर राजा के वंशज जी। और ये जनजातियां जो है विदेशी भाषा भी इनके पास है, देशज भाषा भी बोलती हैं। तो जनजातियां जो है वो अगर हम बात करें तो उनके साथ भेदभाव कहीं नहीं हुआ है। हाँ। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न करना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ये अंतर पैदा करने पर तुले हुए हैं? तो ये वो लोग हैं जो भारत को एकजुट नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत का विभाजन कर दिया और अब और भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। पता नहीं इन्हें भारत की बढ़ती प्रगति, बढ़ती ताकत से इतनी चिढ़ क्यों है। चिढ़ होना ठीक है, पर आप हमारे सांस्कृतिक हमले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि औपनिवेशवाद का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब पूरे सांस्कृतिक परिवर्तन। अब जबकि औपनिवेशिकवाद के विस्तार का कोई मैथमेटिक्स शेष नहीं है, तब इनकी भावना ऐसी क्यों हो रही है? देखिए, ये बाजारवाद है। हर चीज का शब्द बाजार से निकला है। और उपनिवेशवाद आपको लग रहा होगा कि अभी नहीं चल रहा है, राजनीतिक रूप से उपनिवेशवाद बंद हो चुका है जी। अब हम आर्थिक उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। आज आपके ऊपर विभिन्न माध्यमों से सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं। जी हाँ। चाहे वो आपकी फिल्म हो, धारावाहिक हो, पत्रिकाएं हो, साहित्य हो, इनके माध्यम से आपके सांस्कृतिक प्रतीकों, रीति रिवाज, परंपराओं को अलग तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ। तो उपनिवेशवाद का ये वाला चरण आजादी के बाद भी चल रहा है। गांधी जी स्वयं कहते थे अंग्रेज चले जाएंगे पर अंग्रेजी मानसिकता नहीं जाएगी। हाँ। और आज हम उसी अंग्रेजी मानसिकता से घिरे हुए हैं। जब तक उस अंग्रेजी मानसिकता को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक देश भारत नहीं बनेगा, इंडिया कहलाता रहेगा। जी हाँ। इसके लिए हमें करना क्या होगा? जो मेरा विचार है, हमने अपनी निज भाषा संस्कृत को खो दिया। बिल्कुल। जब हमने अपनी निज भाषा संस्कृत को खो दिया तो हमने, कुछ लोग कहेंगे संस्कृत क्यों, कुछ लोग कहेंगे संस्कृत तो उच्च वर्ग की भाषा है, पर अगर आप देखें तो बहुत सारे गांव में आज भी संस्कृत बोली जाती है। जी हाँ। जहां पर कोई जाति नहीं है वहां पर लोहे का काम करने वाला भी संस्कृत बोल रहा है, चमड़े का काम करने वाला भी संस्कृत बोल रहा है। दक्षिण भारत में ऐसे भारत में कई गांव है। हाँ। तो भाषा का कोई जाति से संबंध नहीं होता, ना किसी धर्म से संबंध है। जी हाँ। तो संस्कृत की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा ज्ञान विज्ञान सब संस्कृत, उसमें असर नहीं। हमारे वेद हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, आर्यभट्ट है, या हम बात कर लें कि पाल काव्य की बात कर लें, बाघभट्ट की बात कर लें, चरक संहिता की बात कर लें, सुश्रुत संहिता की बात कर लें, निघट्टू शास्त्र की, वैसे मतलब अनेक हजारों उदाहरण है। ये सारी पुस्तक संस्कृत में है। और जब हमें अपने प्राचीन पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमें संस्कृत उस भाषा का ज्ञान नहीं है, और वही ज्ञान आयातित होकर जब यूरोप से आता है तो हम कहते हैं वाह क्या नया ज्ञान है, जबकि वो ज्ञान हमारा ही हमारा है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया जी। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो 12 मिहिर से लेकर आर्यभट्ट से लेकर आयुर्वेद की पुस्तक अरब गई और अरबों के माध्यम से वो यूरोप में गई। और यूरोप में आने के बाद वही बात हम पढ़ते हैं आज भी कि कोपरनिकस ने सूर्य सिद्धांत दिया है। तो कहीं ना कहीं ये उपनिवेशवाद का जो तरीका है विज्ञान के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, आज भी यूरोप अपने आप को सुपीरियर साबित करने पर तुला हुआ है। दूसरी बात ये आती है, आज भी हमारी परीक्षा और शिक्षा प्रणाली कोपरनिकस को प्रमुखता देती है, ना कि आर्यभट्ट को। तो बदलाव तो हमारे भीतर भी होना चाहिए। हमने दिशा में कोई कार्य नहीं किया, हम अभी भी उन्हीं यूरोप पर निर्भर हैं। और अगर आपकी निर्भरता यूरोप पर है, अपने सौ को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, तो आपका पतन सुनिश्चित है। मैं आपकी बात में थोड़ा सा और जोड़ता हूँ। जैसे आपने सूर्य सिद्धांत की बात की, तो मैं जो मय दानव था, मयासुर जिसको कहा गया है, तो मयासुर का भी सूर्य सिद्धांत है और वो भी वशिष्ठ और विश्वामित्र के सूर्य सिद्धांतों से कहीं पीछे नहीं है, 19 नहीं है। तो भाई साहब, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आप कह रहे हैं कि
अभी उपनिवेश तो खत्म हुआ, आपने कहा, मैं कह रहा हूं जारी है। हम्म, और इन प्रहारों को झेलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार के साथ साथ देश के निवासियों को समृद्ध होना पड़ेगा। जी हाँ। ज्ञान के बल पर समृद्ध होना पड़ेगा, हम्म, देश को ताकतवर बनाना पड़ेगा, हम्म। समाज को ताकतवर बनाना पड़ेगा। परिवार के भीतर जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति आस्था को प्रकट करना पड़ेगा। जी हाँ। और जब भी हम पर सांस्कृतिक हमले हो तो सामूहिक विरोध बहुत जरूरी है। जी हाँ। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, ये विरोध नहीं होना चाहिए। हमारा विरोध कोई हिंसक नहीं है, हमारा विरोध वैचारिक है। वैचारिक कि हम वैचारिक उसका जरूर विरोध करें, तथ्यों के साथ करें, प्रमाणों के साथ हो। हमारे पास हर चीज है। हम कोई पहली बार हमारे साथ ऐसा प्रहार नहीं हो रहा है, और हम पहली बार हमारी परीक्षा नहीं हो रही है। भारत में जब जब धार्मिक मतभेद हुए हैं तो कभी बुद्ध जैन सामने निकल कर आए हैं, कभी भक्ति आंदोलन निकल कर आया है, कभी राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद पुनर्जागरण के रूप में। हर युग में भारत ने इन सारी चीजों को फेस किया है। वही यदा यदा ही धर्मस्य वाली स्थिति है। और हम हर बार जी तप तप कर कुंदन बनते गए। क्या बात है। हमने हर अग्नि परीक्षा को पास किया। किसी ने बोला वैज्ञानिक आधार पर देखना है, किसी ने बोला विवेक के आधार पर, किसी ने बोला तर्क के आधार पर। और जो हम में कमियां थी, उन कमियों को हमने बिल्कुल माना कि हाँ, इस हमारे समाज की ये कमी है, उसे हमने दूर करने के प्रयास किए। जैसे दहेज प्रथा है, हमने माना हाँ ये गलती है हमारी। बाल विवाह है, हमने माना कि ये गलती है हमारी। हम कहीं से भी पीछे नहीं हटे कि नहीं हम इसको बिल्कुल अपनाए रहेंगे। रूढ़िवादिता नहीं है हमारे। श्रोता ये भी सोचेंगे कि आपने जातिवाद के बारे में नहीं कहा, तो कुछ हद तक हम जातिवाद के प्रति भी बहुत सजग हैं कि ये गलती है हमारी। देखिए, जातिवाद भारत में बहुत ही घृणित कार्य रहा है। हाँ, इस बात लेकिन ये वैदिक सूत्रों के हिसाब से तो मुझे नहीं समझ में कहीं नहीं है, पर कहीं ना कहीं परंपरा गुप्त काल, राजपूत काल में आ गई कि अस्पृश्यता का उदय हुआ और यहाँ से स्थिति भयावह हो गई। पर मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जाति प्रथा के हमारे पास सकारात्मक नकारात्मक दोनों उदाहरण है। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जाति प्रथा है, भेदभाव है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ। पर जाति प्रथा के सकारात्मक उदाहरण भी हैं। तो अब आप समाज को तोड़ना चाहते हैं तो नकारात्मक उदाहरण को पकड़े रहिए जी, और अगर आप समाज को जोड़ना चाहते हैं तो सकारात्मक उदाहरणों को पकड़े रहिए। भारत में मौर्य क्षत्रिय वंश था, सुंग ब्राह्मण वंश था, नंद शूद्र वंश था, गुप्त वैश्य थे। इतिहास ने हर वर्ण को शासन करने का अधिकार दिया। लोहार भी थे। जी बिल्कुल। जी जी। दूसरा हम देखें तो रामानंद जो थे, उनके शिष्य कबीर जुलाहा थे, रैदास चर्मकार थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, सदना कसाई थे, पीपा राजपूत थे। तो हर वर्ण के लिए, इवन पद्मावती सुरसरी महिलाएं भी थी इनके साथ। क्या बात है। मेड़ता की राजकुमारी, मेड़ता राजपूत राजकुमारी मीराबाई के गुरु रैदास थे। क्या बात है। हमने इस परंपरा को अपनाया है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव नहीं, मेरे इस कथन का ये मत समझिए कोई कि भेदभाव नहीं हुआ जी। पर क्या हम सकारात्मक उदाहरण नहीं देखना चाहते? क्यों नकारात्मक उदाहरणों से भर होकर हम एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रख रहे हैं? सकारात्मक उदाहरणों को अपनाएं, हर समाज अपनाए, केवल ऐसा नहीं है। इसकी पहल उन वर्गों को करनी होगी जो अपने आप को समाज के अगुआ समझते हैं। वो जाएं और उन वर्गों के साथ मिलें, बैठे, चर्चा करें, और जो कम्युनिकेशन गैप है, जो संवादहीनता की स्थिति बन चुकी है, उसे खत्म कर एक दूसरे से जुड़े। ये पहल अग्रणी समाज को करनी चाहिए और सकारात्मक उदाहरणों के साथ करनी। वामन मेश्राम और कुछ आयातित विचारधारा के जैसे टीवी पे अक्सर आते हैं, एक श्रीवास्तव जी उत्तेजित हो जाते हैं सनातन व्यवस्था या हिंदू व्यवस्था को लेकर और बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके हाथ में अगर कोई ब्रह्मास्त्र दे दिया होता तो अगले क्षण वे आक्रमण कर देते। नहीं, अगर मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ मेश्राम जी और श्रीवास्तव जी के बारे में, ना कभी मैंने उनको सुना है। जी जी। पर अगर नहीं, ये नैरेटिव सेट करने में सबसे ये नेगेटिविटी को लेके नैरेटिव सेट करते हैं। ठीक है, अगर वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं पहल करते?
उनके मंच पर जाकर हम क्यों नहीं कहते कि हम स्वयं ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, फला फला है, और हम इन सबको स्वीकार करना चाहते हैं? नैरेटिव एक दिन में टूट जाएगा। मैंने बोला ना, अग्रणी समाज को पहल करनी पड़ेगी। तो दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इनका नैरेटिव है क्या? मुझे सुना नहीं मैंने, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। पहले तो उनका ये है कि हम मूल निवासी हैं और हमें शोषण का हम शिकार हैं। देखिए, ऐसा है जैसे कि अर्बन नक्सलाई जो है चिंतन और या नक्सलवादी चिंतन है, उसी तरह से तमाम आयातित विचारधाराएं वर्गीकरण करती हैं और फिर वर्ग संघर्ष पैदा करती हैं। पहला प्रश्न तो उठता है कि मूल निवासी अनुसूचित जनजाति हैं कि अनुसूचित जाति हैं? पहले तय कर लिया जाए जी। अगर अनुसूचित जाति है तो फिर हम उस पर बात करेंगे, और अगर अनुसूचित जनजाति है तो हम उस पर बात करेंगे। रही बात कि शोषण हुआ है, तो शोषण किसने किया है? यह भी एक प्रश्न है। उनका सीधा सीधा आरोप है, जैसे वामन मिश्राम है, उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने और सवर्णों ने बहुत शोषण किया है। सवर्ण में कौन आते हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो किसने शोषण किया? ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। सबसे कम सत्ता में ब्राह्मण रहे जी, सर्वाधिक सत्ता में वैश्य और क्षत्रिय रहे। तो आप उन्हें कहना चाहते हैं? तो उनसे इसलिए नहीं कहते हैं कि मनुस्मृति इसका बहुत बड़ा कारण जी। मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई, और उसके बाद मनुस्मृति बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं रही है। नारद, विष्णु, कात्यायन, पाराशर, ओसनम, याज्ञवल्क्य, ढेर सारी स्मृतियां आ गई। जी हाँ। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा आ गई है, जिमुद वाहन का दाय भाग आ गई है। भारत इतना बड़ा देश है कि हर जगह की स्थानीय विधियां प्रचलित रही, क्योंकि हर जगह की स्थानीय समस्याएं, अपराधों की प्रकृति अलग अलग रही है। तो कोई एक ग्रंथ पूरे भारत पर कभी लागू नहीं रहा। तो ये समझना चाहिए। जी जी। और जो शोषण की बात की जा रही है कि अगर शोषण होता तो नंदवंश कभी शासक नहीं बनता। बिल्कुल। दूसरा, कबीर संत नहीं होते। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, ऐसे कितने देवता हैं जो ब्राह्मण हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। राम क्षत्रिय हैं, कृष्ण यादव हैं। फिर भी हर भक्त, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, उनका चरणामृत ग्रहण करता है। तो हमने जाति भेद में कभी बात नहीं की है। हमने हमेशा ज्ञान की, सम्मान की, वरिष्ठता की पूजा की है, और आज आप भी करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। तो इस नैरेटिव को तोड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि इस नैरेटिव को हमने यूं ही जाने दिया। हमने कभी सोचा नहीं कि ये नैरेटिव इतना बड़ा स्थापित हो जाएगा और समाज में एक विभाजन पैदा हो जाएगा, और हम विभाजन कतई स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे वो विभाजन किसी भी रूप में हो, विभाजन स्वीकार नहीं है। चाहे वो एक्स पर्सन चलाए, चाहे वाई चलाए, चाहे मैं चलाऊं, चाहे आप चलाएं, हमें विभाजनकारी प्रवृत्तियों का पुरजोर विरोध करना हो। धन्यवाद। आज के एपिसोड में हम श्रोताओं को बहुत सारे उनके जो सवाल हैं उनको संतुष्ट करने में मुझे तो लगता है सफल रहे। ये हमारी कोशिश है, और अगर आपको लगता है कि कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक चर्चा है, और ये चर्चा केवल दो लोगों के बीच की नहीं है। ये चर्चा वास्तव में आपसे संवाद स्थापित करना है। बिल्कुल। तो आप हमें लाइक, डिसलाइक, चॉइस आपकी है। जी हाँ। जो करेंगे हम सब स्वीकार है। जी हाँ। आप हमारी निंदा करें, प्रशंसा करें, जो करना है आप जरूर हमारे बारे में बात करें कि अगर हमसे कुछ छूट गया है या हमने किसी पक्ष पे ध्यान नहीं दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी बातों को हम अगले जो भी हमारा एपिसोड होगा उसमें जरूर शामिल करेंगे, और आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। बहुत श्रोताओं को मेरा प्रणाम और नमस्कार।